पीर कामिल बाय उमेरा अहमद पार्ट 21। गहरी नींद के आलम में सलार ने खटकने की आवाज़ सुनी थी। फिर वो आवाज़ दस्तक की आवाज़ में तब्दील हो गई थी। रुक रुक कर मगर मुसलसल की जाने वाली दस्तक की आवाज़। वो औंधे मुंह पेट के बल सो रहा था। दस्तक की आवाज़ ने इसकी नींद तोड़ दी थी। वो उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे बैठे इसने तारीकी में अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। खौफ की एक लहर इसके अंदर सरायत कर रही थी। वो आवाज़ खिड़कियों की तरफ से आ रही थी, यूं जैसे कोई इन खिड़कियों को बजा रहा था, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, या फिर शायद कोई इन खिड़कियों को टटोलते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। सालार के जहन में पहला ख्याल किसी चोर का आया था। वो स्लाइडिंग विंडोज़ थीं और बदकिस्मती से वहाँ कोई ग्रिल नहीं थी। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं की गई थी क्योंकि वो इम्पोर्टेड ग्लासेस की बनी हुई थी, जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था और इन्हें सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। घर के चारों तरफ मौजूद लान में वैसे भी रात को कुत्ते खुले हुए होते थे और इनके साथ 3 गार्ड्स भी मौजूद होते थे, मगर इन तमाम हिफाजती इकदामात के बावजूद इस वक्त इसकी खिड़की की दूसरी तरफ मौजूद छोटे से बरामदे में कोई मौजूद था और इस खिड़की को खोलने की कोशिश में मसरूफ़ था। अपने बेड से दबे कदमों उठकर वो तारीकी में ही खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। वो इसके बिल्कुल मुखालिफ सुन गया और बहुत एहतियात के साथ इसने पर्दे के एक सिरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झांका। लॉन में लगी रोशनियों में इसने खिड़की के सामने खड़ा जिसे देखा था, इसे देखकर हक्का बक्का रह गया था। ये पागल है, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। इस वक्त अगर लॉन में फिरते 4 गैर मुल्की नस्ल के कुत्ते इसे देख लेते तो सालार या किसी भी दूसरे तक पहुंचने से पहले इसे चीर पार चुके होते, और अगर कहीं गार्ड्स में से किसी ने इसे वहां देखा होता तो वो भी तफ्तीश या तहकीक पर वक्त ज़ाया करने से पहले इसे शूट कर चुके होते। मगर इस वक्त बिल्कुल महफूज वहाँ खड़ी थी और यकीनन अपने घर की दीवार फलांग कर यहाँ आई थी। होठ पीछते हुए इसने कमरे की लाइट्स ऑन की। लाइट ऑन होते ही दस्तक की आवाज़ रुक गई थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। पर्दा खींचते ही इसने स्लाइडिंग विंडोज़ को हटा दिया। अंदर आ जाओ, सलार ने तेज़ी से उमेमा से कहा। वो कुछ नर्वस होकर खिड़की से अंदर आ गई। इसके हाथ में एक बैग भी था। पर्दे बराबर करते ही सलार ने मुड़कर इसे देखा। फॉर गॉड सेक उमेमा, तुम पागल हो? उमेमा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अपना बैग अपने पैरों में रख रही थी। तुम दीवार क्रॉस करके आई हो? हाँ। तुम्हें गार्ड्स या कुत्तों में से कोई देख लेता तो इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा रिंग किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सलार ने पहली बार इसका चेहरा गौर से देखा। इसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा सता हुआ था। वो बड़ी सी सफ़ेद चादर लपेटे हुई थी, मगर इसके चेहरे और इसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वस्त में खड़ी इससे पूछ रही थी। इस वक्त? इसने हैरानी से कहा। हाँ, अभी इसी वक्त। मेरे पास वक्त नहीं है। सलार ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। वकील ने तुम्हारे घर फ़ोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? उमेमा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसीलिए सारा दिन फ़ोन करती रही मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी तुम वकील से कहो कि वो बैलिफ के साथ आकर मुझे वहाँ से आज़ाद कराए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग मुझे इससे पहले ही कहीं और शिफ्ट कर देते, और ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे ये पता हो कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सलार ने जमा ही ली। इसे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, इसने उमेमा से कहा। वो अभी तक खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम बस स्टैंड तक पहुंचा दो, मैं वहां से खुद लाहौर चली जाऊंगी, इसने सालार को नींद में देखकर कहा। मेरा अंदाज़ा है इस वक्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही होगी। मैं तुम्हें सुबह। उमेमा ने इसकी बात काट दी। नहीं, सुबह नहीं, मैं सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली तो मैं किसी और शहर गाड़ी बैठ जाऊँगी और फिर वहाँ से लाहौर चली जाऊँगी। तुम बैठो तो सही, सालार ने इससे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हा के लिए हिचकिचाई, फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। सालार खुद भी अपने बेड की पायंती पर बैठ गया। लाहौर तुम कहाँ जाओगी? इसने पूछा। जलाल के पास, मगर वो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी इसके पास जाऊंगी। इसे मुझसे मोहब्बत है, वो मुझसे इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता।
میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے۔ مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امیمہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپرز میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ امیمہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی، پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے نادرن ایریاز کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں کوئی بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے اس کی اس طرح اچانک شادی کر دی ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امیمہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں وہ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہو۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی ہے، ایک دم گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی۔ وہ تو اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امیمہ نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز سنی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑ آؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑ آؤ، میں خود چلی جاؤں گی۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اس گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو دور کی بات تھی، ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امیمہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا اور کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینس اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امیمہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا۔ رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امیمہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی امیمہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دائیں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہیری کی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امیمہ بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رومال سے اپنی آنکھ پوچھتی اور ناک سکیڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے وقفے سے اس پر ایک اچنٹی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امیمہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا،
अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारे गैर मौजूदगी का पता भी नहीं चला होगा। इसने कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार के बाद इसे मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे भराई हुई और मुस्तकम आवाज़ में कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सलार ने फ़ौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक बार फिर आंखें पोंछते हुए बोली। सलार ने गर्दन मोड़कर इसे गौर से देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं, उमैमा के जवाब पर सलार ने कदरे हैरानी से इसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ जा रही हो? फ़िलहाल तो नहीं। तो फिर आखिर तुम लाहौर जा ही क्यों रही हो? तुम इस्लामाबाद में भी रह सकती थी। किसके पास? लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल, जलाल के अलावा। सलार ने आखिरी 3 लफ्ज़ों पर जोर देते हुए गर्दन मोड़कर इसे देखा। इसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद इसने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा, नहीं, जलाल मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। सलार अंदाज़ा नहीं कर सका कि वो इसकी आवाज़ में मायूसी थी या अफसरदगी। इसके पास कैसे जा सकती हूँ मैं? तो फिर और कहाँ जाओगी? सलार ने एक बार फिर तजस्सुस के आलम में पूछा। ये तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूँगी। मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? उमैमा ने कहा। सलार ने कुछ बेयकीनी के आलम में इसे देखा। क्या वाकई वो नहीं जानती थी कि इसे कहाँ जाना था, या फिर वो इसे बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। तुम्हारा फियांसे, क्या नाम है इसका? हाँ, असजद, काफ़ी अच्छा हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सलार ने ही खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था, जलाल, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ ज़्यादती नहीं करती तुमने असजद के साथ? उमैमा ने इसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सामने सड़क को देखती रही। सलार कुछ देर गर्दन मोड़कर इसके जवाब के इंतज़ार में इसका चेहरा देखता रहा। फिर इसे एहसास हो गया कि वो अब जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जो तुम कर रही हो, इसे भी नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत बहुत अजीब हैं, और तुम अपनी हरकतों से ज़्यादा अजीब हो, सलार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार उमैमा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से ज़्यादा अजीब है मेरी हरकतें? और क्या तुमसे ज़्यादा अजीब हूँ मैं? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में पूछे गए इस सवाल ने चंद लम्हों के लिए सलार को लाजवाब कर दिया था। मेरी कौन सी हरकतें अजीब हैं, और मैं किस तरह अजीब हूँ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सलार ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारी कौन सी हरकतें अजीब हैं? उमैमा ने वापस विंड स्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा, यकीनन मेरी खुदकुशी की ही बात कर रही हो तुम। सलार ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, हालांकि मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, ना ही मैं खुदकुशी की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक तजुर्बा करना चाहता था। कैसा तजुर्बा? मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मगर कोई भी मुझे इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलता रहा। क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर एक को मुश्किल सा लगता है। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्साइटी? इसने गर्दन मोड़कर उमैमा से पूछा। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसने मध्यम आवाज़ में कहा, पेन। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? सलार ने बिलातवक्कुफ़ एक और सवाल किया। नथिंगनेस। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस? सलार ने इसी अंदाज में एक और सवाल किया। हेल, उमैमा ने कहा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? उमैमा खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? सलार ने फिर अपना सवाल दोहराया। तुम्हें खौफ नहीं आता? सलार ने उमैमा को कदरे अजीब से अंदाज में पूछते सुना। किस चीज़ से? सलार हैरान हुआ। हेल से, इस जगह से जिस जगह के आगे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ इसके पीछे ही रह जाता है। मौतब और मगदूब हो जाने के बाद बाकी बचता क्या है जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस है? उमैमा ने कदरे अफसोस से कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजरा है, सलार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। फिक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर चीज़ की समझ आ जाएगी, और फिर तुम्हारी हंसी ख़त्म हो जाएगी। तब तुम्हें खौफ आने लगेगा, मौत से भी और दोज़ख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखाएगा और बताएगा। फिर तुम किसी से ये कभी नहीं पूछोगे, व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्साइटी? उमैमा ने बहुत आसानियत से कहा। ये तुम्हारी पेशन गोई है? सलार ने इसकी बात के जवाब में कुछ चुभते हुए लहजे में कहा। नहीं, उमैमा ने इसी अंदाज में कहा। तजुर्बा। सलार ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजुर्बा ही हो सकता है। कि तो तुमने खुदकुशी ही है। मेरा मतलब है करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरीके से ये कोशिश की थी, तुमने अपने तरीके से की है, सलार ने सर्द महरी से कहा।
उमैमा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर इसने सलार को देखा। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है, वो भी इस सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड और लिबरल, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़की के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का इसके साथ तो दे। एक ऐसे लड़की के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो, मेरी समझ नहीं आता। और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हिमाकत है। मैं किसी लड़की के लिए नहीं भागी हूँ जलालन सर। सलार ने इसकी बात को काटकर इसे याद दिलाया। मैं इसके लिए नहीं भागी हूँ, वो बेख्तियार बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। सलार का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। इसने हैरानी से उमैमा को देखा। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सलार ने नाराज़गी से कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। ये जो तुम्हारी मज़हब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या पॉइंट या जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू होगा? ज़िंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मज़हब, अकीदे या फ़िरके पर लड़ना, व्हाट रबिश। उमैमा ने गर्दन मोड़ कर नाराज़गी के आलम में इसे देखा। जो चीज़ें तुम्हारे लिए फ़जूल हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर एक के लिए फ़जूल हो। मैं अपने मज़हब पर कायम रहना नहीं चाहती और ना ही इस मज़हब के किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ, तो ये मेरा हक है कि मैं ऐसा करूँ। मैं तुमसे ऐसी किसी चीज़ के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते, इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक है कि मैं जो चाहूँ कहूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की आज़ादी, सलार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उमैमा ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की और खिड़की से बाहर देखने लगी। सलार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। नॉवेल अभी जारी है। अगर आपको पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।